आगे बढ़ते हैं जीरोथ लॉ को लेके। तो हम लोगों ने टेम्परेचर समझ लिया कि टेम्परेचर क्या होता है, और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लीजिए दो स्टेट है, उसको इक्विलिब्रियम में लाने का मतलब होता है कि दोनों स्टेट का जो कोई भी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो सेम हो जाए, तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि थर्मल, आप किसी चीज़ का जो टेम्परेचर अगर मेजर करते हैं, और अगर दो चीज़ का अगर टेम्परेचर अगर आपस में अगर बराबर होता है तो उसको बोलेंगे कि बॉडी ए और अगर बॉडी बी है और दोनों अगर आपस में कांटेक्ट में है, तो अगर वो दोनों बॉडीज अगर साथ में अगर कांटेक्ट में सेम टेम्परेचर पे है तो उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी है। मान लीजिए एक हॉट बॉडी था ए और एक कूलर बॉडी था बी, तो दोनों का टेम्परेचर पहले अलग था, फिर दोनों को हम लोग साथ में ले आए, साथ में फिजिकल कांटेक्ट में आने दिए, और फिर हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम बाद टेम्परेचर ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाता है। कैसे? कि दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कैसे आएगा? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होने के बाद दोनों का जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, दोनों बॉडी का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है सेम हो जाएगा, और वो होने के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो उसी स्टेट को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि अगर बॉडी, मान लीजिए ये बॉडी ए है, ये बी है, ये ब्लू वाला जो है ये एक इंसुलेटर है, इसका मतलब है ए और बी के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है जिससे कि हीट इधर उधर हो सके। तो अगर मान लीजिए कि ये ए और बी है और ये सी एक बॉडी है, तो ए और सी के साथ कांटेक्ट है और सी और बी के साथ कांटेक्ट है, तो क्या हो रहा है कि अगर हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब यही हो जाएगा कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। बहुत एक इंट्यूटिव आइडिया है, लेकिन इतना इंट्यूटिव जो है आइडिया, इतना ही सिंपल है। ये आइडिया आया था आपका फर्स्ट लॉ के बाद। लोगों को ये समझ में आया कि फर्स्ट लॉ पहले आ गया था, इसको इतना ही बेसिक था कि कोई उतना ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा, हम बताएंगे क्यों। तो इसीलिए ये इसके बाद आया, तो वन से पहले क्या आता है? जीरो, इसलिए जीरोथ लॉ हो गया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम शुरू से ही जीरोथ लॉ से शुरू किए थे, ये बाद में आया था। इसीलिए इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है जब आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो थर्मोमीटर से यूज करते हैं। थर्मोमीटर में क्या होता था कि आपका बॉडी को, मान लीजिए थर्मोमीटर को अपने आर्म पिट पे ऐसे रखा, तो क्या होगा, फिर आप थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंचा रहे हैं अपने थर्मोमीटर का जो मरकरी है, और आपका बॉडी को आप थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप तो मरकरी का आप जो मेजर करेंगे आपका जो थोड़ा देर बाद, तो आप तो अपने बॉडी का तो टेम्परेचर नहीं मेजर कर रहे हैं ना, वो तो आपको मरकरी का एक बोल सकते हैं कि वो मरकरी कितना एक्सपैंड किया उस थर्मोमीटर में, वो आपका बता रहा है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो आपका बॉडी का टेम्परेचर है। क्यों? वो जीरोथ लॉ है कि सिंस आपका बॉडी और थर्मोमीटर जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद आप मरकरी का टेम्परेचर मेजर किए, वही आपका टेम्परेचर होगा। तो यही होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ का एप्लीकेबिलिटी। इसलिए आप एकदम तुरंत से नहीं निकाल दीजिएगा, उसको थोड़ा टाइम दीजिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंचे। थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर नहीं पहुंचेगा तो आपको गलत रिजल्ट आएगा। तो आपको इक्विलिब्रियम में पहुंचने देना है, तब जो आपका जो थर्मोमीटर का जो रीडिंग होगा और जो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। तो यही होता है आपका जीरोथ लॉ का। इसके आगे आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत ही बेसिक लॉ है, बहुत ही फंडामेंटल लॉ है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर दुनिया में सारे फिजिक्स के लॉ अगर फेल कर जाते हैं, लेकिन ये फेल नहीं करेगा। इतना ही बेसिक और इतना ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका बेस्ड है। ठीक है, तो अगर इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बेस्ड है तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात यहाँ पे बताएंगे कि काफ़ी समय हम लोग देखते हैं कि बताया जाता है कि फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स और केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स अलग होता है। तो ये बात सही नहीं है। थर्मोडायनामिक्स, देखिए थर्मोडायनामिक्स है। साइंस जब शुरू हो रहा था, साइंस जब लोग पढ़ रहे थे, लोग साइंस तो आपका सेम है। नेचर में आप जब जाइएगा, ये नहीं होता कि वो आप केमिस्ट्री
पढ़ के आए हैं या फिजिक्स पढ़ के आए हैं, ये आपको नेचर नहीं पूछता है ना, वो तो अपना काम करेगा। तो अगर हमको नेचर को समझना है तो थर्मोडायनामिक साइंस क्यों पढ़ते हैं, नेचर को समझने के लिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन बहुत समय ऐसा हम लोग देखे हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि फिजिक्स में कुछ और बता रहे हैं, केमिस्ट्री में कुछ और बता रहे हैं। यहाँ पे आपका वो कंफ्यूजन हम लोग क्लियर करेंगे कि कुछ डिफरेंस नहीं होता है, कन्वेंशंस में कुछ डिफरेंस होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू अलग होने से लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं, आगे देखते हैं कि किस तरह से फिजिसिस्ट लोग क्या देख के कोई लॉ लिखते हैं और केमिस्ट लोग क्या देख के लॉ लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत ही सिंपल एक लॉ पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। आपको ये बचपन से पढ़ाया गया होगा कि एनर्जी किसी भी कभी भी कंजर्व होती है ना। एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एनर्जी सिर्फ कंजर्व होती है, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में चेंज होगा। मान लीजिए आपका फोटोसिंथेसिस है, तो आपका वो जो लाइट से जो एनर्जी आ रही है, जो लाइट एनर्जी जो है वो आपका केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है ना। बैटरी जैसा है, वो अपना स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में या साउंड एनर्जी में, अगर आप बल्ब लगा रहे हैं तो साउंड लाइट एनर्जी में चेंज हुआ, उसी से हीट भी आ रहा है। तो ये सब एनर्जी आप इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन आप एनर्जी कभी भी आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। तो एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो यही लॉ है, बहुत सिंपल सा लॉ है। तो पता है कि एनर्जी कब हमेशा कंजर्व्ड रहता है, इसमें नया बात तो नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वही चीज़ जो बचपन से पढ़े हैं उसी चीज़ को यहाँ हम लोग मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स समझने से क्या होता है, ईजी हो जाता है चीज़, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन है, किस चीज़ का एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग देखेंगे, हीट और वर्क में एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि हीट तो हम समझते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन वर्क का ना कॉन्सेप्ट बहुत ही थोड़ा वेग हो जाता है कि वर्क कैसे एनर्जी हुआ। अब ये चीज़ ध्यान में दीजिए कि एनर्जी का, हीट एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, कैलोरीज, इस तरह में हम लोग मेजर करते हैं। वर्क का यूनिट भी क्या होता है, वही होता है, वर्क भी तो आपका जूल्स में ही मेजर होता है। तो क्या हुआ कि एनर्जी, हीट भी आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क भी आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। अब लोग जो बचपन में क्लास 10th तक ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग सीखेंगे क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हीट और वर्क एक ही इंटरचेंज कैसे होगा। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, क्या कन्वेंशन है, ये समझते हैं अच्छे से। अगर ये समझ जाएंगे तो इस पे जो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा वो भी हम लोग समझने में बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो हीट पता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एक बॉडी है, बॉडी से अगर आप दो चीज हो सकता है, बॉडी में हीट जा सकता है, बॉडी से हीट निकल सकता है, दो ही चीज हो सकता है, हीट गया या निकला। दोनों चीज को स्टडी कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि हीट अंदर जा रहा है, तो ये जो रेड है दिखा रहा है कि हीट अंदर घुसा, ठीक है। तो हीट अंदर घुसा तो क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर आपको राइज होगा, है ना। बाहर से, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट अंदर गया तो क्या हो गया, फ्रॉम सराउंडिंग टू बॉडी हीट गोइंग इन। तो इस चीज को बोलेंगे एंडोथर्मिक। एंडो से समझिए इन, है ना, इन जा रहा है, अंदर जा रहा है, इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। थर्म मतलब हीट, वो हीट वाला, थर्मोडायनामिक्स मतलब आपका हीट एक्सचेंज और यही सब तो पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी आपको हम लोग देख रहे हैं कि हीट एक्सचेंज हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर सराउंडिंग से अंदर पे जा रहा है हीट तो वो एंडोथर्मिक होगा, बिकॉज हीट इज गोइंग इन। कन्वेंशन लेते हैं कि प्लस, बोलते हैं कि अगर हीट अंदर गया तो हम बोलेंगे उसको एक साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, बोलते हैं इसको प्लस होगा, पॉजिटिव वे में इसको। क्यों, अंदर का आपका एनर्जी बढ़ रहा है तो बोल दिए पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज का उल्टा क्या होगा कि बॉडी से हीट निकला, आपने एक, मान लेते हैं कि ये डस्टर आपने लिया, ये डस्टर है, तो आपने आपको गर्म फील हो रहा है। आपको गर्म कब फील होगा, जब ये वाला बॉडी अपने अंदर का हीट आपको देगा, तब ना आपको गर्म फील होगा। तो क्या हो रहा है, बॉडी
फ्रॉम बॉडी टू सराउंडिंग, बॉडी से हीट निकला और आपके बॉडी में आ गया, आपके शरीर में आ गया। तो सिस्टम से हीट निकल के आपको गर्म लगा, तो आपको गर्म लग रहा है तो हीट आउट हो रहा है। तो हीट आउट हुआ मतलब हीट आउट हुआ, तो थर्मो आउट हुआ, एक्सो हुआ तो एक्सोथर्मिक, तो आउट। अब चूंकि हीट आउट हो रहा है, इसका कम हो रहा है हीट, इसको नेगेटिव साइन दे दिया, ठीक है। तो आप पकड़े किसी बॉडी को, अगर वो आपको गर्म फील हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी से आप में हीट जा रहा है ना, तभी तो आपको गर्म लगेगा ना। आपको गर्म कब लगेगा? जब बाहर से हीट आपके अंदर आएगा तब ना आपको गर्म लगेगा। तो कोई बॉडी अगर एक्सोथर्मिक है तो आप छुइएगा तो उसको आपको गर्म लगेगा, है ना। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा कि बॉडी आप अगर मान लेते हैं कि ये एक कोल्ड बॉडी, मान लीजिए बर्फ है, आइस है, आप इसको पकड़े हैं तो आपको ठंडा लग रहा है। ठंडा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपसे, आपके बॉडी से इस बॉडी में मतलब आइस में जा रहा है हीट, अंदर चला गया, आपके शरीर से इसमें हीट अंदर चला गया, तो आपको तो ठंडा लगेगा, आपके बॉडी से हीट निकल गया, ठंडा लगेगा। तो इसीलिए हीट अंदर जाएगा, आपको ठंडा लगेगा। लेकिन ये बॉडी क्या हुआ, ये एंडोथर्मिक हो गया, अंदर गया हीट, ठीक है। तो हीट एक्सचेंज आपको समझ में आ रहा है? यही दो चीज हो सकता है ना, अंदर से बाहर से अंदर, या अंदर से बाहर, अंदर से बाहर एक्सोथर्मिक, बाहर से अंदर एंडोथर्मिक, सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं कि वर्क का क्या, वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये सब डेफिनेशंस पे है कि कैसे हम लोग वर्क को देखते हैं। तो इसको सबसे सिंपल देखने के लिए पिस्टन ले लेते हैं। पिस्टन में मान लीजिए अंदर गैस है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है, तो वर्क कैसे डिफाइन होता है? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है आपको लेफ्ट टू राइट, और आपका ये इनिशियल था, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि फोर्स के डायरेक्शन में ही आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक्स आई था पहले कम, देखिए यहाँ पे कम है, और यहाँ पे एक्स एफ बड़ा हो गया, उससे ज्यादा दूर तक ये पिस्टन खींच गया। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा, अंदर का जो मॉलिक्यूल है ये तो इधर में फोर्स लगा रहा है ना, प्रेशर ऐसे दे रहा है, तो प्रेशर इंटू एरिया करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, है ना। क्योंकि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर दे रहा है, ये एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फोर्स आ जाएगा। तो ये गैस यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगाने से अगर पिस्टन आगे की तरफ जा रहा है तो मतलब क्या हुआ, ऐसे आगे चला गया, तो एक्स एफ जो हो गया बड़ा हो गया, है ना। तो डेल्टा एक्स क्या हुआ, एक्स एफ माइनस एक्स आई। अगर ये बड़ा है, मान लीजिए 10 है, ये 5 है, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया। एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, अगर सेम डायरेक्शन, एक्सपेंशन में क्या हो गया, वर्क पॉजिटिव हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना कि वर्क तो पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो गया। उस केस में गैस एक्सपैंड कर रहा है और वर्क इसीलिए पॉजिटिव है बिकॉज फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बहुत सिंपल है। इसका उल्टा देखिए कि मान लीजिए फोर्स लगा है पिस्टन पे लेकिन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट उल्टा। क्यों उल्टा होगा ये जानने का बात है, क्योंकि बाहर से फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में देखिए, गैस के रेस्पेक्ट में देखिए, गैस क्या बोल रहा है कि हम तो फोर्स लगा रहे हैं उधर लेकिन पीछे आ जा रहा है पिस्टन, तो फोर्स लगा उधर गैस का और आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव, क्योंकि एक्सएफ पहले मान लीजिए 5 था, अभी हो गया 1, तो नेगेटिव में आ गया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क क्या हो गया, नेगेटिव। इसीलिए कंप्रेशन जब होता है वर्क नेगेटिव हो जाता है ना। कंप्रेशन में वर्क नेगेटिव हो गया, एक्सपेंशन में पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फिजिक्स का वे से हम समझ रहे हैं चीजों को इस तरह से। अब देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट लॉ बोले हैं ना कि एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो सिंपल देखते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन में तो हमको हीट भी समझ में आ गया है, हमको वर्क भी समझ में आ गया, तो अब फर्स्ट लॉ लिखना तो बहुत आसान हो गया। क्यों आसान हो गया देखते हैं। मान लीजिए आपका पिस्टन है, भाई उसी टाइप का पिस्टन को सीधा कर दिए हैं, क्यों? बिकॉज हम एक एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं, यहाँ पे हम दे रहे हैं, यहाँ पे बर्नर जला दिए, गैस है, हीट जा रहा है अंदर में। अब देखिए हीट जो जाएगा ना, अब ये हीट आपका 2 तरीके में यूज हो सकता है। पहला जो हीट यूज होगा ये आपका गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो सकता है। इंटरनल एनर्जी बढ़ा मतलब ज्यादा आपका काइनेटिक एनर्जी आया, ज्यादा वाइब्रेट किया, तो ये आपका इंटरनल एनर्जी में आपका ये हीट यूज हो सकता है।
यही हीट आपको एक और चीज में यूज हो सकता है, इस पिस्टन को ऊपर ढकेलने में यूज हो सकता है ना। सोर्स यही है। अब हीट कहाँ कहाँ जा सकता है, या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा दिया इसका, और या तो इसको ठेल दिया ऊपर, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रखा, जितना वाइब्रेट अमाउंट में कर रहा था उतना ही किया, लेकिन इधर कर दिया, या दोनों में डिवाइड कर दिया। जैसे कि आपको 100 रुपया आप कोई दिया, तो आप वो 100 रुपये का क्या कर सकते हैं, आप उस 100 रुपये का आप अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट में, या उससे क्या कर सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। कि कुछ पैसे से हम डिस्प्लेसमेंट किए और कुछ पैसा अपना एनर्जी बढ़ाए, अपना जो अकाउंट है उसमें रखे रहे, कोई एक्सटर्नल सोर्स है। यही है फर्स्ट लॉ। हीट आपने दिया है, वो हीट आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा या वर्क में चेंज लाएगा, तो इसी को हम लिख दिए। ये डेल क्यू इसीलिए छोटा अमाउंट है, ये डेल क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। ये सिंबल यहाँ पे अलग, ये छोटा ये भी है, छोटा ये भी है, छोटा ये भी है। इन दोनों का अलग क्यों किए हैं ये बताएंगे। अभी के लिए समझिए कि ये इसीलिए क्यों किए हैं, बिकॉज ये आपका अभी Q और W जो था हम पहले ही बताए थे कि ये स्टेट फंक्शन नहीं था, ये पाथ फंक्शन था। तो इसी चीज को दिखाने के लिए कि ये पाथ फंक्शन है, क्या होता है आगे, क्यों होता है, ये आगे हम बताएंगे। लेकिन ये जो स्मॉल, ये अजीब सा जो D लिखे हैं, ये यही दिखाता है कि ये चीज आपका पाथ फंक्शन है, ठीक। और ये जो D है ये दिखाता है कि ये आपका स्टेट फंक्शन है, कि एनर्जी। तो वही हीट दिए आप, वो हीट दिए क्या चीज में यूज हो सकता है, आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और या तो वर्क करने में। 100 रुपया आपको दिए हैं, आप उससे अपना अकाउंट बढ़ा सकते हैं और या तो कहीं घूमने जा सकते हैं, यही दो हो सकता है। इसको रीअरेंज कर दिए, मान लीजिए डीई को, डी डब्ल्यू को इधर लेके आ गए, तो क्या हो गया, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। यही है लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कोई बहुत सिंपल सा लॉ है, यही है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 10 जूल दिए, BQ में 10 जूल दिए और वर्क हो गया आपका 5 जूल, तो इंटरनल एनर्जी कितना बचा, 10 माइनस 5 हो गया। मान लीजिए हम वर्क नहीं किए, हम बोले नहीं हमको वर्क नहीं करना भाई, पिस्टन को कांस्टेंट रख दो, तो रख दिए कांस्टेंट, तो जितना पूरा D था ये तो 0 हो गया, पूरा उसका जितना DQ दिए हम, जितना एनर्जी हम उसको हीट यहाँ से दिए, वो पूरा इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया, है ना। और फिर उसी तरह अगर 100 रुपया दिए हैं और बोल रहे हैं हम 100 रुपये में 2 रुपया का घूम लिए, मेरे पास बचा कितना, 100 रुपया में 20 रुपया का घूम लिए, तो बचा कितना सेविंग्स में, आपका 80। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये हम आपको दिए, ये सेविंग्स अकाउंट है, कितना बचा, इतना बचा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो यही है आपका थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ।